क्या होगा अगर कोई प्लेन जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए अपना रास्ता ही भूल जाए। ये सिचुएशन सोचने पर जितनी डरावनी लगती है, वास्तव में उससे भी खौफनाक हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम जिस प्लेन की बात करने वाले हैं, वो जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर ऊपर अपना रास्ता भटक गया था। इससे भी भयानक बात ये थी कि प्लेन के पायलट और को पायलट को पूरे 45 मिनट तक इस बात की भनक भी नहीं थी कि प्लेन अपने शेड्यूल रास्ते से करीब 100 किलोमीटर से भी ज्यादा भटक चुका है। ऐसे में क्या होगा इस प्लेन का? क्या इसके पायलट्स वापस सही रास्ते को खोज पाने में कामयाब होंगे, या अंत में प्लेन का फ्यूल खत्म हो जाएगा और नीचे मौजूद समंदर इस प्लेन की कब्र बन जाएगा? ये कहानी है एडम एयर फ्लाइट 782 की। फरवरी 2006 को सुबह के करीब 6 बजे एडम स्काई कनेक्शन एयरलाइंस यानी एडम एयर का एक प्लेन इंडोनेशिया के सोकार्नो हट्टा एयरपोर्ट पर अपनी अगली फ्लाइट के लिए तैयार था। ये प्लेन बोइंग कंपनी के 737-329 मॉडल का था। 1987 में बना ये प्लेन अब तक करीब 19 साल पुराना हो चुका था। फ्लाइट नंबर 782 की ये फ्लाइट उस दिन की पहली फ्लाइट थी जिसमें प्लेन को साउथ इंडोनेशिया में मौजूद मकासर रीजन के हसानुद्दीन एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट के दौरान प्लेन में 2 पायलट और 4 फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद रहने वाले थे। इसके अलावा प्लेन में 3 ट्रेनी पायलट अटेंडेंट्स भी थे जो अभी स्टूडेंट्स थे और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। फ्लाइट के दौरान कैप्टन का काम प्लेन को कंट्रोल करने के साथ साथ इन तीनों फ्लाइट अटेंडेंट्स को टेस्ट करना भी था। इसके साथ प्लेन में कुल 142 पैसेंजर्स भी मौजूद थे। प्लेन को कमांड कर रहे 42 साल के कैप्टन के पास कुल 7,500 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसमें से करीब 1800 घंटे इन्होंने इसी मॉडल के एयरक्राफ्ट पर बिताए थे। उनके बगल की सीट पर बैठे 34 साल के को पायलट के पास करीब 2800 घंटों तक प्लेन उड़ाने का अनुभव था। किसी भी प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले उसके कई रूटीन चेकअप होते हैं। इस फ्लाइट के लिए फ्लाई करने से पहले जब पायलट प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट कर रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि प्लेन की दूसरी IRU यानी इनर्शियल रेफरेंस यूनिट सही से काम नहीं कर रही थी। IRU प्लेन के IRS यानी इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम से कनेक्ट होती है। IRS वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो प्लेन के एक्सेलरेशन, जायरोस्कोप और प्लेन में मौजूद कुछ दूसरे उपकरणों का प्रयोग कर पायलट को प्लेन के पोजीशन और ओरिएंटेशन की जानकारी देता है। प्लेन में 2 IRU यानी इनर्शियल रेफरेंस यूनिट होती हैं। किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में अगर प्लेन का एक IRU सही जानकारी न दे पाए तो पायलट प्लेन में मौजूद केवल एक स्विच को प्रेस करके दूसरे IRU का प्रयोग करना शुरू कर सकते हैं। जब पायलट ने IRU के फेलियर को नोटिस किया तो उन्होंने तुरंत इस चीज की सूचना एयरलाइंस के मेंटेनेंस इंजीनियर्स को दे दी। मौके पर पहुंचने के बाद इंजीनियर्स टीम ने प्लेन के फील्ड IRU को एक दूसरी यूनिट के साथ रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जब प्लेन के इंस्ट्रूमेंट को चेक किया गया तो प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल पाए गए और अब ये प्लेन फ्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। किसी भी फ्लाइट का रूट कुछ चेक पॉइंट से डिसाइड होता है। फ्लाइट्स इन्हीं चेक पॉइंट से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है और फ्लाइट मैनेजमेंट के द्वारा कंप्यूटर में इन्हीं चेक पॉइंट्स को सेट कर दिया जाता है जिससे ऑटो पायलट अपने आप इस रूट को फॉलो करता हुआ प्लेन को फ्लाई करता रहे। इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद सुबह के 6:20 पर प्लेन ने जकार्ता एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस समय प्लेन के कैप्टन प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे और को पायलट उन्हें असिस्ट कर रहे थे। टेक ऑफ के बाद सब कुछ नॉर्मल था और कुछ मिनट के अंदर प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। इसके बाद कैप्टन ने सीट बेल्ट पहनने के बटन को ऑफ कर दिया और फ्लाइट अटेंडेंट्स ने पैसेंजर्स के लिए रिफ्रेशमेंट की सर्विस शुरू कर दी। रिफ्रेशमेंट सर्विस पूरी होने के बाद एक ट्रेनी फ्लाइट अटेंडेंट को कैप्टन के कॉकपिट में टेस्ट करने के लिए बुलाया। ये फ्लाइट अटेंडेंट करीब 20 मिनट तक कॉकपिट में रही, जिस दौरान कैप्टन लगातार उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। अपना टेस्ट पूरा होने के बाद ट्रेनी पायलट कॉकपिट से बाहर आ गई।
इसके कुछ मिनट बाद कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कनेक्ट किया और उनसे पूछा कि क्या वो शॉर्टकट ले सकते हैं। कैप्टन टू ATC, रिक्वेस्टिंग फॉर डायरेक्ट अप्रोच फॉर सेलम। ATC टू पायलट, परमिशन ग्रांटेड। फ्लाइट के दौरान कई एयरलाइंस कंपनी अक्सर ऐसा करती हैं ताकि लंबी फ्लाइट्स में फ्यूल बचाया जा सके। कैप्टन के सवाल पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन को परमिशन दे दी और साथ ही प्लेन का कंट्रोल बाली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को हैंड ओवर कर दिया। टेक ऑफ के बाद फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर अपनी पोजीशन की जानकारी के लिए फर्स्ट IRU के डेटा को यूज कर रहा था। टेक ऑफ के करीब 25 मिनट के बाद 6:55 पर बिना पायलट्स की कमांड के FMC यानी फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर ने IRU-1 से IRU-2 की तरफ स्विच कर दिया। यहीं से पायलट्स की मुसीबत का सिलसिला शुरू होने वाला था। जैसे ही फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर ने IRU-2 की तरफ स्विच किया, प्लेन ने बेहद छोटे एंगल पर दाईं ओर टर्न करना स्टार्ट कर दिया। ये टर्न इतना छोटा था कि इसे पायलट्स या को पायलट नोटिस ही नहीं कर पाए। इसके बाद कैप्टन ने हसनुद्दीन एयरपोर्ट की वेदर रिपोर्ट देखी। कैप्टन को पता चला कि एयरपोर्ट का मौसम और विजिबिलिटी एकदम नॉर्मल थी। मौसम की जानकारी मिलने के बाद पायलट ने क्रू को ब्रीफ किया और बताया कि वो हसनुद्दीन एयरपोर्ट के रनवे 31 पर लैंड करेंगे। अब प्लेन सेलम वे पॉइंट पर पहुंचने वाला था और तभी कैप्टन ने प्लेन को सीधे हसनुद्दीन एयरपोर्ट की तरफ मोड़ने की रिक्वेस्ट की। एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोलर ने कैप्टन को सीधे एयरपोर्ट की तरफ अप्रोच करने की परमिशन दे दी। अब तक भी पायलट्स को प्लेन के लगातार दाएं ओर मुड़ने का अंदाजा भी नहीं था और प्लेन लगातार बेहद छोटे एंगल पर दाईं ओर मुड़ता जा रहा था। अपने सामने लगी स्क्रीन पर पायलट्स को दिखाई दे रहा था कि प्लेन एकदम सीधी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, लेकिन पायलट्स ये सोच भी नहीं सकते थे कि सामने दिख रही जानकारी गलत थी। सेलम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की स्क्रीन पर यह दिख रहा था कि प्लेन लगातार अपने शेड्यूल्ड रूट से दाईं ओर मुड़ता जा रहा था, लेकिन कंट्रोलर दूसरी फ्लाइट्स को मैनेज करने में बिजी था और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी दौरान कैप्टन ने दूसरे ट्रेनी पायलट को कॉकपिट में बुलाया। कॉकपिट में आने के बाद इस ट्रेनी पायलट ने नोटिस किया कि आज सूरज कैप्टन की सीट से बाईं ओर चमक रहा था, जबकि ट्रेनी पायलट के अनुसार इसे कैप्टन की सीट के सामने होना चाहिए था। ट्रेनी पायलट ने इस बात को कैप्टन से रिपोर्ट भी किया, लेकिन कैप्टन ने इस पर कोई एक्शन लेने की बजाय लेफ्ट विंडो को एक पेपर से कवर कर दिया। इसके बाद भी ट्रेनी पायलट करीब 15 मिनट तक अपने टेस्ट के लिए कॉकपिट में ही रही और इसके बाद वो बाहर चली गई। दूसरे ट्रेनी पायलट के बाहर जाने के बाद कैप्टन ने तीसरी और आखिरी ट्रेनी पायलट को अपने टेस्ट के लिए बुलाया। जब पायलट को लगा कि वो अपने डेस्टिनेशन से करीब 115 नॉटिकल मील की दूरी पर पहुंच चुके हैं, तो पायलट ने ATC से अपने प्लेन की ऊंचाई को 33,000 फीट से कम करके 28,000 फीट करने की परमिशन मांगी। अब तक सुबह के करीब 7:10 हो चुके थे और प्लेन लगातार अपनी ऊंचाई कम कर रहा था। जब ये प्लेन 28,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने वाला था, तभी कैप्टन ने कुछ ऐसा देखा जिसने कैप्टन को हैरान कर दिया। दरअसल राइट साइड विंडो में देखने पर कैप्टन को अपने सामने कुछ पहाड़ दिखाई दे रहे थे। कैप्टन इस रूट पर पहले भी कई बार फ्लाई कर चुके थे और कैप्टन को ये बात अच्छे से पता थी कि इस फ्लाइट रूट पर कोई माउंटेन नहीं है। अब ये बात क्लियर थी कि फ्लाइट 782 अपने शेड्यूल्ड रूट पर नहीं थी और इससे भी डरावनी बात ये थी कि इसकी लोकेशन का पता पायलट्स को भी नहीं था। इसके बाद पायलट मैप निकालकर ये जानने की कोशिश करने लगे कि इस समय वो कहां फ्लाई कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक वार्निंग दिखाई दी, जिसका मतलब ये था कि प्लेन अब किसी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडार की रेंज में नहीं था। हालांकि इसके बाद भी पायलट्स ने प्लेन की ऊंचाई को कम करना कंटिन्यू रखा ताकि वो जमीन पर कुछ ऐसा देख सकें जिससे वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सकें। 25,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्लेन के ऑटो पायलट ने भी काम करना बंद कर दिया। ऑटो पायलट के बंद होने के बाद कैप्टन ने प्लेन को मैनुअल फ्लाई करना शुरू कर दिया। अब तक पायलट्स को सिचुएशन की सीरियसनेस का अंदाजा हो चुका था। पायलट्स ने कॉकपिट में ऊपर लगे कंपास में देखा कि प्लेन 230 डिग्री पर फ्लाई कर रहा था। अपनी लोकेशन का सही पता लगाने के लिए को पायलट ने ATC से मदद मांगी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडार की रेंज से बाहर होने के कारण
एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को इस प्लेन की लोकेशन का पता नहीं चल सकता था। को पायलट ने एटीसी को रिपोर्ट किया कि अब प्लेन की ऊंचाई करीब 16,000 फीट थी और कंट्रोलर ने पायलट्स को दोबारा उजुंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कांटेक्ट करने को कहा। 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कॉकपिट में लगी स्क्रीन पर IRS फॉल्ट की वार्निंग दिखाई दी और इसके बाद को पायलट के सामने लगी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। इस सिचुएशन में कैप्टन ने प्लेन की ऊंचाई को 15,000 फीट पर मेंटेन करने का डिसीजन लिया और साथ में हर वो कोशिश करने लगे जिससे प्लेन की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। सुबह के 8:18 पर पायलट्स ने इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम के स्विच को लेफ्ट पर शिफ्ट कर दिया। इसके बाद पायलट्स को जो दिखा उसने पायलट्स की हैरानी और घबराहट को और बढ़ा दिया। दरअसल IRS के स्विच को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद पायलट्स को अपने सामने लगी स्क्रीन पर जो लोकेशन दिख रही थी वो कंपास पर दिख रही लोकेशन से अलग थी। इसका मतलब ये था कि अब भी प्लेन का कंप्यूटराइज सिस्टम पायलट्स को प्लेन की गलत लोकेशन रिपोर्ट कर रहा था। इसके बाद पायलट्स लगातार उजुंग एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहे और इसी कोशिश में उन्होंने करीब 6 अलग अलग एयरक्राफ्ट से अपने सिग्नल को उजुंग एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक रिले कर लिया। हालांकि इसके बाद भी पायलट्स को अपनी लोकेशन जानने में कोई आसानी नहीं हुई। अब तक सुबह के 9:14 हो चुके थे और तभी कैप्टन ने अपने सामने लगे फ्यूल इंडिकेटर पर नजर घुमाई। कैप्टन को पता चला कि अब प्लेन में 1 घंटे से भी कम समय तक का फ्यूल रह गया है। इसका मतलब यह था कि किसी भी स्थिति में अगले 1 घंटे के अंदर उन्हें किसी एयरपोर्ट को ढूंढकर उस पर लैंड करना था। पायलट ने इस बात को अनाउंसमेंट सिस्टम पर पैसेंजर्स के साथ शेयर किया और पैसेंजर से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो शायद उन्हें समुद्र में डिचिंग करनी पड़ सकती है। जब कोई प्लेन किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पानी में लैंडिंग करता है तो उसे डिचिंग कहते हैं। इस दौरान पायलट लगातार अपने स्क्रीन के नीचे की तरफ देख रहे थे और उन्हें नीचे कई आइलैंड दिखाई दे रहे थे। को पायलट इस बात से हैरान थे कि शेड्यूल्ड रूट और उसके आसपास की किसी भी जगह पर कोई इस तरह के आइलैंड नहीं थे। इसी बीच अचानक को पायलट ने नीचे एक रनवे देखा। इस समय को पायलट को रनवे का दिखाई देना वैसा ही था जैसे रेगिस्तान के आसमान में उड़ रही किसी प्यासी चिड़िया को जमीन पर पानी का तालाब दिखाई दे रहा हो। रनवे दिखाई देने के बाद पायलट्स ने रनवे की तरफ अप्रोच करना शुरू कर दिया। 9:19 पर कैप्टन ने प्लेन के कंट्रोल को पायलट को हैंडल कर दिया और एक बार फिर से नीचे दिख रही जगह के आधार पर अपनी लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी पायलट्स अपनी कोशिश में नाकाम रहे। इसके बाद 9:25 पर कैप्टन ने सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट्स को पैसेंजर्स को लैंडिंग के लिए तैयार करने को कहा और अनाउंसमेंट सिस्टम पर एक अनाउंसमेंट की। माफ करें, हमें नेविगेशन में प्रॉब्लम हो रही है और हम एक रनवे पर लैंड करने जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, लेकिन अभी हमारे लिए लैंड करना सबसे जरूरी है। अपनी लाइफ में पहली बार कैप्टन बिना एटीसी की क्लियरेंस के लैंडिंग करने जा रहे थे। इस दौरान कैप्टन लगातार उम्मीद कर रहे थे कि रनवे पर कोई और प्लेन ना हो, क्योंकि अगर लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये प्लेन सीधे एक आग के गोले में बदल जाता। 9:27 पर एक बार फिर से कैप्टन ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और लैंडिंग के लिए अप्रोच करना शुरू कर दिया। सुबह के 9:40 पर यह प्लेन बिना किसी डैमेज के रनवे पर लैंड हो गया। लैंडिंग के बाद पायलट्स को पता चला कि उन्होंने तंबोला का एयरपोर्ट पर लैंड किया था। पैसेंजर्स इस मामले में लकी थे कि इमरजेंसी लैंडिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई सारी कमियां सामने आई। अथॉरिटीज के परमिशन के बिना 3 ट्रेनी फ्लाइट अटेंडेंट्स को प्लेन में टेस्ट के लिए बोर्ड कराया गया था, जिस कारण कैप्टन काफी बिजी रहे और वो इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम के यूनिट 2 पर शिफ्ट हो जाने को नोटिस नहीं कर पाए। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने कंट्रोलर्स की स्पेशल ट्रेनिंग की सजेशन दी ताकि कंट्रोलर्स किसी प्लेन के ऑफ रूट होने को ट्रेस कर पाएं और समय रहते जरूरी स्टेप्स ले सकें। बाद में इमरजेंसी की टीम तंबोला का एयरपोर्ट पहुंची, जहां उसने प्लेन को रिपेयर किया।
वहीं लैंडिंग के बाद पैसेंजर्स को एक स्पेशल प्लेन से उनके डेस्टिनेशन पर भेज दिया गया। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एविएशन इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट न्यूज और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।